नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2017 के प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र का हल। इसमें हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, विस्तार से व्याख्या सहित देखेंगे। आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2। तो दोनों वीडियोज़ को देखना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें। ज़रा सा भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, कहीं से भी आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आइए आज देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई ये गलत है। तो सही क्या होगा? तंबाकू निषेध दिवस जो है वो प्रतिवर्ष हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है, यानी कि आगामी 31 मई 2020 को भी ये दिवस मनाया जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस। फिर नेक्स्ट है ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट्स बनाते चलें, नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, ना ये हवा के दबाव पर निर्भर करती है, ना जल चक्र पर, तापक्रम पर। देखिए वर्षा की मात्रा पूछ रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है वो कितनी है? 0.03%। कितनी है? 0.03%। इसके अलावा यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितने प्रतिशत है? 21%। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ध्यान दीजिए, 21%। नाइट्रोजन कितना है बताइए? 78%। ठीक है, और उसके बाद एक और गैस है, कौन सी? आर्गन। कितनी है? 0.9%। 0.9%। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्ज़ाम में घुमा फिरा के ये सवाल आ ही जाता है कभी ना कभी। बहुत ध्यान से इसको समझें, एक स्टोरी के तौर पे मैं आपको इसे समझा रही हूँ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला प्रदूषक दिया हुआ है और होने वाली उससे संबंधित बीमारी। तो पारा प्रदूषक से कौन सी बीमारी होती है? मीनामाटा रोग होता है, मीनामाटा बीमारी होती है। इसके पीछे की कहानी समझिए, क्या हुआ था या मीनामाटा रोग क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ये बात है जापान की। कहाँ की? जापान की। समझिएगा, जापान में एक खाड़ी है, बे जिसको कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है वैसे एक बे है, खाड़ी है जिसका नाम है मीनामाटा बे। ठीक है, हुआ क्या था कि इस मीनामाटा बे में मरकरी का डिस्चार्ज करते थे। पारा, मरकरी का जो भी फैक्ट्रीज थी वो मरकरी का डिस्चार्ज करती थी। इससे क्या हुआ? डिस्चार्ज की वजह से जो मीनामाटा बे में उपस्थित मछलियां थी, जो भी फिशेस थे, ठीक है, उनमें मरकरी का कंसंट्रेशन जो है, जो सांद्रता है उनके ऊतकों में या कोशिकाओं में आप कहें, तो उसमें मरकरी की सांद्रता क्या हुई? बढ़ गई। जब मनुष्यों ने इन मछलियों का सेवन किया, ठीक है, क्या किया? इन मछलियों का सेवन किया, तो डायरेक्टली या आप ये कहें इनडायरेक्टली तौर पे ये मरकरी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर रहा था।
कहानी फिर से समझिए, मैंने क्या बताया। बात है जापान की। जापान में एक मीनामाटा बे है या मीनामाटा खाड़ी है। उस खाड़ी में हमेशा मरकरी जो है, पारा जो है, वो एज अ डिस्चार्ज किया जा रहा था, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्रीज थी वो डिस्चार्ज करती थी। तो उसमें उपस्थित जो मछलियाँ थी उनके कोशिकाओं व ऊतकों में पारा का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जा रहा था। और जब लोगों ने इन मछलियों का सेवन किया तो उनके अंदर भी मरकरी आई। ठीक है, तो इससे क्या होता था, उनमें मसल वीकनेस देखी गई। उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती गईं, हाथ और पैर सुन्न होने लगे। इसे ही कहा गया। और मीनामाटा रोग, क्यों मीनामाटा रोग? क्योंकि ये मीनामाटा बे से संबंधित है, मीनामाटा खाड़ी की मछलियों को खाने से संबंधित है, इसीलिए इसे कहा गया मीनामाटा रोग। तो यहाँ किसकी कमी, किस प्रदूषक की वजह से हुआ था? तो उस प्रदूषक का नाम है पारा। अब अगर देखिए कोई क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि मीनामाटा रोग का मुख्य कारण क्या है, तो आप लिख लेंगे कि पारा है। ठीक है, कहानी के तौर पे जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में अच्छे से बैठेंगी। तो याद रखिएगा, मैंने जो कहानी बताई, अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को ज़रा पीछे ले जाइएगा, ठीक है, और फिर से सुन लीजिएगा इसे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बीमारी देखिए ध्यान से, कैडमियम प्रदूषक की वजह से इटाई इटाई बीमारी। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। इसकी भी कहानी समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या, ये भी जापान का ही केस है। ठीक है, कहाँ का केस हो गया? जापान का ही केस है। और ये कहाँ पे, किस रिवर में हुआ था, किस नदी में हुआ था? तो जिंजू रिवर की बात है। ये जिंजू रिवर बेसिन की बात है, ध्यान दीजिएगा। इटाई इटाई रोग या ये जो मीनामाटा रोग है, दोनों के दोनों कहाँ पे हुए हैं? जापान में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो जिंजू रिवर बेसिन था ये प्रदूषित था। ठीक है, और किससे प्रदूषित था? तो इसमें कैडमियम की उपस्थिति थी। सीडी से दर्शाते हैं कैडमियम को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कैडमियम, कैडमियम था प्रदूषक के तौर पे इस रिवर में। किस रिवर में? जिंजू रिवर में। कहाँ पे है ये? जापान में है। ठीक है, लोगों ने, जो जिन लोगों की, जो कृषक थे जिनकी खेती आसपास थी, उन्होंने इसी रिवर के पानी से अपने धान की खेती जो थी, जो खेत में धान लगे हुए थे, उसकी सिंचाई उन्होंने जिंजू रिवर बेसिन के पानी से की। तो क्या हुआ? जल में जो उपस्थित कैडमियम था वो धान की खेती में गया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फसलों में भी आया। और जब लोगों ने उस धान का सेवन किया तो ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट औरतें थीं, ठीक है, उनमें सीवियर जॉइंट पेन हुआ, गांठों में, उनके जोड़ों में दर्द हुआ। ठीक है, इसे ही कहा गया इटाई इटाई रोग। ये जो इटाई इटाई शब्द है ये जापान से लिया गया शब्द है। होता क्या है? सीवियर जॉइंट पेन होगा, जितने भी जोड़ हैं वहाँ पे क्या होंगे? दर्द होंगे। फिर से कहानी में बताऊं, देखिए क्या हुआ। जापान का केस है, जिंजू रिवर बेसिन में कैडमियम जो है उसकी उपस्थिति थी प्रदूषक के तौर पे। लोगों ने, आसपास के लोगों ने जब उसी रिवर बेसिन के पानी से सिंचाई की, अपने धान की खेती की, तो उन्होंने क्या देखा, जो जिन लोगों ने वो उस धान का सेवन किया उनमें सीवियर जॉइंट पेन का केस हुआ। इसे उन्होंने क्या कहा? इटाई इटाई। कहीं कहीं बुक आप पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम इटाई इटाई आउच आउच भी लिखा हुआ है। आउच आउच क्या है? यहाँ पे जो पेन से निकली हुई आवाज़ थी उसके लिए आउच आउच टर्म का भी यूज़ किया गया है। ठीक, तो हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ठीक है, कैडमियम की रोग से क्या हुआ? इटाई इटाई बीमारी होती है। तीसरे पे देखिए, नाइट्रेट आयन। देखिए जब आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आप एक सवाल से अगर 10 सवाल भी आपके हाथ में आए ना तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, वन वर्ड पढ़ना ठीक है, लेकिन कभी कभी पढ़ाई जो है ना वो विस्तृत भी करनी चाहिए। स्मार्टली करिए, चीज़ों को बेस से जानिए। जब आप चीज़ों को बेस से पढ़ेंगे तो वो चीज़ वैसे ही आपको याद हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आप जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आप सबको अच्छे से देखिए। मुझे नहीं लगता कि साइंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, पूरा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आगे वीडियोज़ और भी आएंगी, पहले मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने दीजिए। ठीक है, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूंगी, लेकिन आप वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, रिवाइज करिए। ठीक है, क्वेश्चन इतना आएगा आपके सामने कि आप कर ले जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, तीसरा है नाइट्रेट आयन की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम? क्या बच्चा नीला हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की जो स्किन है
वो हल्की नीली पड़ने लगती है, वहाँ से नाम लिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है ज़रा समझिएगा। देखिए, अगर बच्चा, ठीक है, ऐसे जल का सेवन करता है जिसमें नाइट्रेट आयन हो, समझिएगा क्या हो, नाइट्रेट आयन हो, तो नाइट्रेट आयन जो है वो हमारे शरीर में किस में बदल जाता है, नाइट्राइट में। नाइट्रेट को किस में बदला गया, नाइट्राइट में। ठीक, ये नाइट्राइट जब हीमोग्लोबिन, आपको पता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन, ये नाइट्राइट जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, संयुक्त होगा, तो ये एक कंपाउंड बनाएगा, एक यौगिक बनाएगा, और उस यौगिक का नाम है मेथेमोग्लोबिन। समझिएगा मैंने क्या बताया कि जब नाइट्रेट, ऐसा मान लीजिए जल पी रहा है बच्चा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा है, तो नाइट्रेट जो है वो किस में बदलेगा, बताइए किस में बदलेगा, नाइट्राइट में बदलेगा। वो नाइट्राइट जब शरीर में उपस्थित, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो वो एक कंपाउंड बनाएगा, मिथेमोग्लोबिन। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, याद करिए। नहीं याद आता तो वीडियो फिर से देखिएगा, नोट्स फिर से देखिएगा, चीज़ों को याद करते चलिए। तो मिथेमोग्लोबिन नामक कंपाउंड बनता है। अब ये जो मिथेमोग्लोबिन कंपाउंड बन गया, ये शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, पहला तो रक्त को लाल रंग प्रदान करना, और दूसरा ऑक्सीजन कैरी करना। ये भी पढ़ाया आपने कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लेकर चलता है। तो होता क्या है, जब मिथेमोग्लोबिन बन जाता है तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इससे जो शरीर है वो नीला जैसा लगता है, नीला पड़ने लगता है। आप कहते हैं ना शरीर नीला पड़ गया, उसी को हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। किससे होता है, जल में उपस्थित नाइट्रेट के कारण। क्या क्या आपने पढ़ लिया, यदि जल में पारा उपस्थित था तो कौन सी बीमारी देखी गई थी, मीना-माटा रोग देखी गई। कैडमियम उपस्थित हुआ तो इटाई रोग देखा गया, और नाइट्रेट उपस्थित हुआ तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जाहिर सी बात है, सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है तो लास्ट वाला ही होगा कि फ्लोराइड आयन से अपच होता है, ऐसा कुछ नहीं। फ्लोराइड आयन जो है वो जल में उपस्थित होता है और नॉर्मली दांतों के लिए आवश्यक है, टीथ के लिए, दांतों के लिए आवश्यक है, हेल्दी टीथ, स्वस्थ दांत चाहिए अगर, तो फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो उससे फ्लोरोसिस हो जाएगा, वो भी दिक्कत है, वो दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। एक लिमिट मात्रा में फ्लोराइड आयन की उपस्थिति भी ज़रूरी है, किसके लिए, स्वस्थ दांतों के लिए। और फ्लोरीन ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, फ्लोरोसिस कहते हैं उसको, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। इतनी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे सब भूल जाएगा। चलिए देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, ये रटा रटाया क्वेश्चन सबको याद होता है, इसमें कुछ बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप कर लेंगे। क्या होगा बताइए उत्तर। ऑप्शन देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। बताइए, पहला सही है, मिथाइल, माफ़ कीजिएगा, हाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। कहाँ पे हुआ था, लोकेशन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। डेट बताइए, डेट बताइए, ईयर बताइए। 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। और सबसे मुख्य बात, फैक्ट्री का क्या नाम था, फैक्ट्री का क्या नाम था, तो फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया पेस्टिसाइड प्लांट, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया पेस्टिसाइड प्लांट से 2 से 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जो कि क्या कहा गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अभी रिसेंट में भी गैस का रिसाव हुआ है। आप मुझे बताइएगा, 2 प्लांट का नाम लिखेंगे, आप बताएंगे मुझे किस प्लांट से, लोकेशन का नाम देंगे, किस लोकेशन से हुआ, और कौन सी गैस रिलीज हुई थी, ठीक है। ये एकदम करंट का सवाल है आपके लिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, बिल्कुल दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए। हरित गृह प्रवाह, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है क्या? जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर वायु की गति बढ़ जाती है? क्या होगा ऑप्शन? देख के ही लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है, जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बाकी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह टर्म्स आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2016 में आया हुआ, और फिर से इसने 2017 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। वहाँ हमने देखा था कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। वहाँ भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप खुद देखिए। ठीक है, चलिए आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन, और ये मैंने आपको 2016 के पेपर में पढ़ाया था। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 2016 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित प्रश्न था, और इसमें क्या दे दिया है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही आ रहे हैं बार बार, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आप वीडियो को, पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट डेट्स बताए थे, घूम फिर के उसी में से क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। नत्रजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारक दिए हैं, फसल दिया है। तो अगर ब्लू ग्रीन एल्गा आपको ढूंढना हो या नील हरित शैवाल, तो आपको आराम से धान की खेती में मिल जाएंगे। ये सब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। पिछली वीडियोस में आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब होता है, कि एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो प्लांट उसको किसी अदर फॉर्म में लेंगे, और वो अदर फॉर्म में चेंज करने का काम कौन करेगा? या तो बैक्टीरिया उपस्थित है सॉइल में, या तो बैक्टीरिया उपस्थित है जड़ों में, या तो ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। ये जो बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम, ये जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है। किसके? जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, मटर, चना, दाल, दाल की सारी किस्में, अरहर वगैरह में आप देखेंगे तो उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। तो यहाँ पे मटर सही है। फिर देखिए दूसरा क्या है? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर कहाँ पे? ये गेहूं की खेत में मिल जाएगा, सही है। एजोला दिया है मक्के की खेत में, ये गलत हो गया। एजोला जो है वो ज़्यादातर आपको छोटे छोटे पादप जैसी संरचना होती है, फर्न कहते हैं इसको हम लोग। ये वाटर की सरफेस पे, मतलब अगर आप पॉन्ड वगैरह देखेंगे तो उसकी सरफेस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी धान की खेती के साथ भी एजोला उगाया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो, जो धान की खेती है उसमें हमें अलग से फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या करेंगे, ये जो एजोला है ये ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्स कर देगा पौधे के लिए, तो आपको अलग से उसमें उर्वरक की, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नहीं समझ में आता है एजोला कैसा है, तो एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेंगे कैसा होता है, छोटे छोटे पौधे जैसे होंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? भाई जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बहुत आ रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन।
यहाँ पूछा है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो क्या हो जाएगा आप बताएं, सोचें क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1, 2, 4 ही सही है। अरे भाई, अगर सौर धधक में वृद्धि करेंगे मतलब सोलर सेल, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो जलवायु में परिवर्तन क्यों होगा। हम जीवाश्मिक ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा जला रहे हैं, हमने जो भी गाड़ियां हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमने नंबर बढ़ाया हुआ है, हम वनोन्मूलन अधिक कर रहे हैं, तभी तो हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर से देखिए, फिर से 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। मैंने आपको बताया था किसी भी एनिमल का अगर जो भी उसका प्राकृतिक आवास है, आप यदि उसे ही नष्ट कर दें तो एनिमल की पॉपुलेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मछली है, मछली कहाँ की है, मतलब कहाँ की रानी है, जल की रानी है, जल ही ख़त्म कर दीजिए, क्या करेगी वो, पृथ्वी पर आके रहेगी क्या, मतलब धरती पे आके रह पाएगी क्या, नहीं ना। तो किसी भी एनिमल का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ये कहता है कि किसी क्षेत्र में पौधों या जानवरों की कितनी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना अमेज़न बेसन पे, वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक कदम रखें तो आपको लाखों स्पीशीज़ मिल जाएंगी अलग अलग प्रकार की, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैव विविधता का अधिकतम संकट है, किसी भी जंतु का प्राकृतिक आवास नष्ट कर दीजिए। यहाँ वही लिखा है, प्राकृतिक आवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता संकट में ही आ जाएगी। चलिए, जिन्होंने नहीं देखा है 2016 वाला आप वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें सॉल्यूशन दिए गए, दोनों देखें। ठीक है, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और उसका कारण है। ठीक है, आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ही बताया ना। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। चलिए, मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, करेक्ट है। मानव जो है वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए शाक सब्जियों को पका के खाता है। वहीं अगर आप हर्बीवोर्स की बात करें, शाकाहारी प्राणियों की बात करें, तो वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो कच्चा भी खा जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सेल्यूलोज होता क्या है, तो सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी अगर आप प्रकार देखेंगे तो 3 होते हैं, मोनो, ऑलिगो, पॉलीसैकराइड। तो ये पॉलीसैकराइड है। ठीक है, क्या, सेल्यूलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिकतम कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा कैसे, तो जितने भी प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए कोई पादप कोशिका है और ये कोई जंतु कोशिका है, तो यदि ये पादप कोशिका है, ठीक है, तो इसके बाहर एक वॉल बनी होगी जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये जो कोशिका भित्ति है, ये जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की ही बनी होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है, इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें होगा सेल्यूलोज। प्रोटीन विटामिन पे टिक मत कर दीजिएगा, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो उनसे ज़्यादा विकसित हैं, तो हमारे अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट हैं। इसीलिए देखिए, पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स पे निर्भर करता है, तो हमारे में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अनुपस्थित हैं, है ही नहीं। तो हमारा कथन तो करेक्ट हो गया। कारण क्या, यही है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। देखिए, करेक्ट तो दोनों स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है कि ह्यूमन बॉडी में स्टार्च डाइजेशन के लिए, ठीक है, स्टार्च बताती हूँ अभी क्या होता है, तो स्टार्च के डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, मैं बोलते बोलते ज़रूरी नहीं सारी बातें लिखती ही रहूँ, बहुत सी चीज़ें मैं बोलती हूँ और बोली हुई चीज़ों को आप पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए। ठीक है, स्क्रिबल करिए, ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी राइटिंग में ही लिखना है। कीप ऑन स्क्रिबलिंग ऑन योर कॉपी, ऑन योर नोटबुक।
ठीक है, चलिए ये देखिए, स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो हाँ, मनुष्यों में स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है। माउथ में ही, मुंह में ही एक अमाइलेज नाम का एंजाइम है, वो स्टार्च डाइजेस्ट करता है। तो जितने भी एंजाइम, अच्छा ऐसे समझिए, डायस्टेज जो है एक तरीके का ग्रुप है एंजाइम का, और इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, डायस्टेज ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे किसको डाइजेस्ट करते हैं? स्टार्च डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जैसे आपका कॉलेज का एक ग्रुप बन जाता है, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? आप ही के क्लास से संबंधित होते हैं, एक ही काम करते हैं, वही है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, लिखा हुआ है कि स्टार्च, अब स्टार्च क्या है? एन प्लांट जब अपना फूड स्टोर करते हैं, प्लांट जो फूड स्टोर करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्टार्च। जैसे आलू ले लीजिए, ठीक है, आलू सूजा हुआ है, स्वॉलन है, उसमें क्या उपस्थित है? कौन सा फूड मटेरियल है? स्टार्च है। ठीक है, तो प्लांट का कोई भी भाग जो फूड स्टोर कर रहा है, तो फूड स्टोर प्लांट में कौन सा होता है? स्टार्च होता है। वहीं एनिमल की बात करें कि एनिमल भी तो अपना फूड स्टोर करता होगा, तो हाँ, एनिमल भी फूड स्टोर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? जब एनिमल फूड स्टोर करता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। देखिए, मैं एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान से देख लीजिए वीडियो। और ये जितने क्वेश्चन हैं सब किसी ना किसी एग्जाम्स में आए होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन उठाइए और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं पढ़ जाइए, यही तरीका है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया? जब प्लांट फूड स्टोर करे तो उसको क्या कहते हैं? स्टार्च। जैसे आप मूली खाते हैं कच्चा, तो जब आप मूली खा रहे हैं, मूली सूजी हुई है, उसमें क्या है? स्टार्च है। अच्छी मात्रा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट और स्टेम में ही स्टार्च है। मैं एक बात बता रही हूँ आपको। तो फूड स्टोर जब करेगा प्लांट तो उसे हम स्टार्च कहेंगे, और जब एनिमल फूड को स्टोर कर देगा तो उसे हम ग्लाइकोजन कहेंगे। अब बात आती है कि मनुष्यों में भी है क्या ग्लाइकोजन? है, बिल्कुल है। कहाँ स्टोर करता है मनुष्य? ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर करता है? उसका भंडारण कहाँ करता है? तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में। कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ऑप्शन दिया रहेगा आपको, किस पे टिक करना है? लिवर पे टिक करना है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कथन दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, वो ए को क्लियर आउट नहीं कर रहा है। वो तो बस ये कह रहा है कि एनिमल सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते और एनिमल जो है वो स्टार्च डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट, आप ये नहीं कह सकते कि रीज़न जो है वो असर्शन के बराबर है। ठीक है, कारण और कथन दोनों सही है, पर अलग अलग बातें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लग रहा है, कोई बात नहीं, कल वीडियो नहीं आई थी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। ठीक है, मेरे पास कमेंट्स भी आए कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो चिंता ना करें, वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप वीडियो देखते तो हैं पर आप लाइक नहीं करते वीडियो को, ये शिकायत मुझे आपसे है। वीडियो लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए देखिए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टेन। अच्छा, एलपीजी गैस में जो, मतलब एलपीजी में जो गैस है एक्चुअली में ओडरलेस है, उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं, लेकिन क्योंकि खतरा है तो जब भी इसकी लीकेज हो तो आपको पता चले कि लीकेज हो रही है। ठीक है, लीकेज हो रही है तो ऐसा पता करने के लिए इथाइल मरकैप्टेन, माफ़ करिएगा, इथाइल मरकैप्टेन उपस्थित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेब्रा या घोड़ा? अब बताइए इसमें क्या एक्सप्लेनेशन मैं दूं आपको? यूपीपीसीएस का सवाल है। ठीक है, कौन हो जाएगा? गीदड़, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, भाई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, दिमाग वाला। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? अरे भाई, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो दर्द ही नहीं महसूस करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल है। त्वचा,
होता है दर्द सुई चुभने पे? होता है। हृदय? अब पता नहीं, चुभाता तब तो पता चलता है, जब चुभा ही नहीं तो पता कैसे चले? नेत्र? अब भगवान जाने। या मस्तिष्क? तो देखिए मैं बता दूं आपको कि हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, इसके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं है बेचारा। देखिए पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है उसके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। पेन रिसेप्टर क्या हैं? रिसेप्टर्स ऐसे सेल होते हैं जो किसी ना किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा पे, ऐसे समझिएगा, आपकी त्वचा पे थर्मो रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर। इसीलिए जैसे ही आप त्वचा से किसी भी ठंडे या गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं आपको महसूस होता है। तो रिसेप्टर्स वो सेल होते हैं, कोशिका होती हैं जो आपकी स्टिमुलस मतलब क्या होता है, बाहर से आ रहा हो कोई मैसेज, मान लीजिए, मान के चलिए बाहर से आ रहा हो कोई मैसेज जो आपके वातावरण में बदलाव करे। जैसे नॉर्मल कंडीशन है और आपने क्या किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो हॉट क्या हो रहा है, आप तुरंत हाथ हटा लेते हो, थर्मो रिसेप्टर, हीट। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है इसके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं है, तो अगर आप इसको चुभोएंगे इसको दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताऊं कि मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण है, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ, मैं सर की नहीं बात कर रही हूँ, मैं हेड की नहीं बात कर रही हूँ, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ, जो हमारे हेड के अंदर है ब्रेन। उस ब्रेन में अगर आप ऊपरी आवरण की बात करें तो ऊपरी आवरण में पेन रिसेप्टर्स हैं, अंदर नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आयोग में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप पर। कहाँ अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर। देखिए कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है तो उसको बुरा ना माने, ठीक है। वो पढ़ाते पढ़ाते ना होता है, टंग स्लिप करती है तो इसको बुरा नहीं मानेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चले, यूरिया क्या है? भाई यूरिया से संबंधित मुझे आपको बहुत सारी जानकारी देनी है और आप लीजिए सारी जानकारी। यूरिया क्या है? तो यूरिया पहली बात तो एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन उपस्थित है। कैसे कैसे ये कैसे हो गया? फॉर्मूला लिख के बताओ। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये जो है ये है ना, ये NH2 ही है, मान लीजिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, NH2CO NH2, आप लिखिए NH2CO NH2, कोई दिक्कत नहीं है। तो NH2CO NH2 तो दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल। तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक। ये पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको लैब में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो पहला कार्बनिक यौगिक जिसको लैब में बनाया गया वो था यूरिया। अब सवाल आता है किसने बनाया था, उनका भी नाम आता है। सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको हार्मोन है दिए गए और उनका कार्य दिया हुआ है, इसमें से आपको सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही। इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है। कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखिए अगर इंसुलिन की मात्रा, मतलब अगर पैनक्रियाज इंसुलिन को कम सिक्रीट करें तो बॉडी में ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और वही पेशेंट क्या कहलाते हैं? डायबिटिक कहलाते हैं, कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है। चीनी खाने से शुगर नहीं होता। यहाँ ब्लड शुगर कहने का मतलब ये होता है, शुगर ये कॉमन टर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कार्बोहाइड्रेट को आप कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हो? शुगर कहते हो, क्योंकि उनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। ये हम टेबल शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, वो घर में रखे हुए डिब्बे की चीनी की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगा। मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, तब मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप ऐसी बात ना बोलें। तो इंसुलिन का अगर सिक्रीशन बॉडी में कम होगा तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, यानी ब्लड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा पर नियंत्रण करता है। ठीक है, मतलब होता है ना, हम कितना भी सोएं, जिनको आदत होती है, मान लीजिए मुझे आदत है 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है हमारे अंदर, वो सब कुछ डिसाइड करता है हमें कितने बजे से नींद, कहते हैं ना 10 बजे से तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो क्यों शुरू हो रही है भैया? एक बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके अंदर और उसको कंट्रोल कर रहा है कौन? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। भाई लव हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। किसी को देखकर जो आकर्षण होता है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति भी जो आकर्षण है, ऐसा नहीं है कि वो वाला लव हार्मोन ही आप मानेंगे, तो लव हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग, देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा होता है मिल्क इजेक्शन। मिल्क प्रोडक्शन दूसरे हार्मोन से है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन मिल्क इजेक्ट करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होती है, वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, माफ कीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण करता है। इस ऑक्सीटोसिन पे बैन भी किया गया था। क्यों? गाय भैंसों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर दूध देने की है, अगर आप उसको सुई लगवा के 5 लीटर दूध प्रोड्यूस करवाओगे तो उस दूध की क्वालिटी क्या होगी, और प्लस दूध में भी कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन की मात्रा होगी, और बच्चों उसका सेवन करेंगे या आप सेवन करेंगे तो वो कितना अनहेल्दी हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार बैन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन बिल्कुल गलत है, हमसे पूछा ही गया था, सुमेलित नहीं है, तो ये है। गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कहाँ होता है? ये होता है हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में, और इसका कार्य क्या होता है? स्टमक में सिक्रीट होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को बढ़ाना। क्या करना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल आज का लास्ट सवाल और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने लिखा नहीं है ऊपर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भूल गई लिखना, लेकिन ये आपको पता होता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिएगा, सवाल लग जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे टिक लगे हुए आंसर को देख के मत आंसर दे दीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, मुझे रीज़न भी बताइएगा। तो क्वेश्चंस मैंने आपको आज दे दिए, ये थे आज के आपके 2017 के प्रीलिम्स के पार्ट 1। अब आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यूपी की वैकेंसीज़ निकल रही हैं, यूपीएसआई, लेखपाल, आरआरबी, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आता है, तो आप ये ना सोचें ये तो पीसीएस वाला, मैं क्यों देखूं, मैं तो तैयारी किसी और की कर रहा हूं। आप देखिए ये जनरल साइंस है, मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है, जनरल साइंस है, यहाँ सामान्य है सब कुछ और ये सब में आने वाला है। आप खुद देखिएगा पेपर, आप कभी कंपेयर करिए, यही चीज़ें घुमा फिरा के पूछ देती हैं। ठीक है, कुछ और नहीं बाहर से आने वाला। तो आप बिल्कुल मेहनत करिए और लग जाइए, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, मुझे आंसर्स मिले, बहुत अच्छा लगा, जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर स्टूडेंट्स देते हैं। जैसे शैलेंद्र जी का सबसे पहला आंसर आया था पिछले वीडियो का, बहुत ही अच्छी बात है। धीरज जी का आया और अंकित राजपूत का भी आया, और बहुत अच्छी बात कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो एक्टिव सिर्फ 3 ही 4 लोग रहे तो मज़ा नहीं आता ना। स्टूडेंट्स में जितने देख रहे हो सब एक्टिव रहिए, आप एक्टिव रहेंगे, मैं एक्टिव रहूँगी, वीडियो अच्छी से अच्छी बनेगी, क्वालिटी मिलेगी। क्वांटिटी तो सब देते हैं, क्वालिटी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका लाइक, आपके क्वेश्चंस मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।